भारत में जब भी ईमानदारी, सादगी और भरोसे की बात होती है, तो एक नाम अपने आप सामने आ जाता है, रतन टाटा। अक्सर लोग उन्हें सबसे अच्छे इंसान के रूप में देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह समझने की कोशिश करते हैं कि इतना शांत दिखने वाला व्यक्ति इतने बड़े और कठोर फैसले कैसे ले पाया। आज की यह वीडियो रतन टाटा की तारीफ के लिए नहीं है। आज हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि सम्मान के पीछे की असली कहानी क्या थी। रतन टाटा का जन्म 1937 में हुआ। लोग मान लेते हैं कि टाटा परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा हर तरह से सुरक्षित और मजबूत होगा, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी थी। उनके माता पिता का तलाक उस समय हुआ जब भारत में तलाक एक टैबू माना जाता था। छोटे रतन टाटा अपने माता पिता के साथ नहीं, बल्कि अपनी दादी के साथ पले। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उनका बचपन भावनात्मक रूप से काफ़ी अकेला था। यही अकेलापन उन्हें भीड़ से अलग सोचने वाला इंसान बनाता है। रतन टाटा ने कर्नल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर पढ़ा और बाद में हार्वर्ड से मैनेजमेंट। लेकिन जब वे भारत लौटे तो टाटा ग्रुप ने उन्हें उत्तराधिकारी की तरह नहीं, एक सामान्य कर्मचारी की तरह लिया। 1962 में उन्हें टाटा स्टील के कारखाने में मजदूरों के साथ काम करने भेजा गया। गर्मी, शोर, भट्टी और फर्श पर खड़ा रहकर काम करना, इसका मकसद साफ था, सिस्टम को नीचे से समझना। 1991 में रतन टाटा को चेयरमैन बनाया गया, लेकिन यह समझना जरूरी है कि उस समय टाटा ग्रुप आज जैसा नहीं था। हर कंपनी अपने आप में एक अलग एम्पायर थी। चेयरमैन का रोल ज़्यादातर फॉर्मल था। कई सीनियर ऑफिसर रतन टाटा को सीरियस ही नहीं लेते थे। उन्हें लगता था कि यह व्यक्ति बहुत नरम है, बहुत शांत है, वो इतना बड़ा ग्रुप संभाल नहीं पाएगा। रतन टाटा ने धीरे धीरे एक बात साफ कर दी, टाटा ग्रुप एक दिशा में चलेगा। इसका मतलब था जवाबदेही, अनुशासन और एक मजबूत टाटा ब्रांड। लेकिन यही बात कई पुराने दिग्गजों को पसंद नहीं आई। बोर्डरूम में विरोध हुआ, मीडिया में आलोचना हुई और उन्हें तानाशाह तक कहा गया। लेकिन अगर ये लड़ाई नहीं लड़ते तो टाटा ग्रुप कभी एक ग्लोबल आइडेंटिटी नहीं बन पाता। रतन टाटा ने यह समझ लिया था कि अगर पुराने घाटे वाले बिजनेस सिर्फ भावनाओं के कारण चलाए गए तो पूरा समूह कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कई ऐसे बिजनेस बंद किए जो टाटा नाम से जुड़े थे, लेकिन नुकसान दे रहे थे। इस फैसले ने उन्हें अंदर से तोड़ा, लेकिन समूह को मजबूत बनाया। टाटा नैनो को अक्सर एक असफल कार कहा जाता है, लेकिन नैनो असल में एक बिजनेस प्रोजेक्ट से ज़्यादा एक सामाजिक सोच थी। रतन टाटा रोज परिवार को स्कूटर पर बच्चों के साथ सफ़र करते देखते थे। उनका सवाल था, क्या यह देश एक सुरक्षित सस्ती कार डिजर्व नहीं करता? नैनो सफल नहीं हुई, लेकिन उनका मकसद गलत नहीं था। जब टाटा स्टील ने कोरस खरीदी तो दुनिया ने कहा यह सौदा बहुत महंगा है। जब जैगवार लैंड रोवर खरीदी गई तो कहा गया गलत समय पर गलत फैसला। लेकिन रतन टाटा शॉर्ट टर्म से नहीं, लॉन्ग टर्म सोच से फैसले लेते थे। आज JLR टाटा ग्रुप की पहचान बन चुकी है। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की। उन्होंने माना है कि उनके जीवन में ऐसे मौके आए जब वे शादी करना चाहते थे, लेकिन जिम्मेदारियां, समय और परिस्थितियां मेल नहीं खा पाई। उनका निजी जीवन हमेशा बिजनेस के पीछे रहा। रतन टाटा फिलॉसफी: I don't believe in taking right decision. I take decision and make them right.
इफ़ यू वॉन्ट टू वॉक फास्ट, वॉक अलोन। इफ़ यू वॉन्ट टू वॉक फार, वॉक टुगेदर। रतन टाटा ने कई फायदे वाले सौदे सिर्फ इसलिए छोड़ दिए क्योंकि वे उसकी नैतिकता के खिलाफ थे। इसका नुकसान भी हुआ, लेकिन इसी वजह से टाटा नाम पर आज भी भरोसा किया जाता है। 26/11 हमले के बाद रतन टाटा खुद पीड़ित परिवारों से मिलने बिना कैमरे बिना प्रचार गए। उन्होंने इसे दान नहीं, जिम्मेदारी कहा। रतन टाटा ना तो देवता थे, ना फ्लॉलेस लीडर। उन्होंने गलतियां की, आलोचना झेली और अकेले फैसले लिए, लेकिन उन्होंने कभी अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया और शायद यही वजह है कि आज भी उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। रतन टाटा परफेक्ट नहीं थे, उन्होंने गलतियां की, रिस्क लिया, क्रिटिसिज्म झेला, लेकिन उन्होंने एथिक्स नहीं छोड़ी, ईगो को पावर नहीं बनने दिया। यह थी रतन टाटा की कहानी, बिना चमक, बिना नाटक, सिर्फ सच। अगर आपको ऐसी रियल अनफिल्टर्ड बायोग्राफीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यह बियॉन्ड विकिपीडिया है, यह आइडियल नहीं, सच दिखाता है।